हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच चल रहे रीसेंट बॉर्डर टेंशन्स के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिबेट तो बहुत की गई, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आया। चलिए हम बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज की बिना पे और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के एनालिसिस पे। अजय शुक्ला, जो कि इंडिया के नाउन जर्नलिस्ट और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो इस सारे मामले पे पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल आर्टिकल्स लिख रहे हैं और मुसलसल इस बारे में एनालिसिस कर रहे हैं और उनको डिफेंस एनालिसिस के ऊपर काफ़ी माना जाता है इंडिया में। तो उन्होंने 30 जून को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी लद्दाख में 7 जगहों पे इंडियन टेरिटरी में दाखिल हो चुकी है और काफ़ी इंडियन ज़मीन ऑक्यूपाई कर चुकी है और अब वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने 3 ऐसे बॉर्डर भी एक्टिवेट कर दिए हैं जहां से उन्होंने 1962 में इंडिया पे अटैक किए थे। अगर हम बात करें थोड़ी बेसिक्स पे, तो एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, ये एक बाउंड्री है जो डिफाइन है, और जो चाइना और इंडिया के बीच जो बाउंड्री है उसे एलएसी कहा जाता है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये ऐसी बाउंड्री है जो डिफाइन नहीं है। अब इंडिया कहता है कि ये यहाँ पे बाउंड्री रिलाय करती है, चाइना कहता है कि यहाँ पे रिलाय करती है, लेकिन ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसकी शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी और इसको पहली बार रिपोर्ट किया था इकोनॉमिक टाइम्स ने 11 मई को। अब ये सारी सिचुएशन 3 मेन जगहों पे हो रही है, पेंगोंग लेक के आसपास, गालवान रिवर वैली और कोंका पास के करीब। ये सारी सिचुएशन मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है, लेकिन इसका बेसिक ओरिजिन पेंगोंग लेक है जो कि बहुत ही लंबी लेक है, तकरीबन 130 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसका 60% हिस्सा चाइना के अंडर है और 40% इंडिया में आता है। ये लेक स्ट्रेटजिकली चाइना के लिए बहुत अहम है। भाई कहा जाता है कि चाइना की इंट्रूजन की मेन वजह पिछले कुछ सालों से इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख और इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। इंडिया वहाँ पे पिछले कुछ अरसे से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है, डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है और वहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। और 256 किलोमीटर लंबा ये रोड, द दौलत बेग गोल्डी रोड, ये इंतहाई अहम है चाइना के लिए, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो गालवान रिवर वैली के सामने से गुजरता है, चाइना ने उस पर इंट्रूजन की सबसे पहले और इस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। ये रोड इंडिया के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये रोड अक्साई चीन तक जाती है जो कि चाइना के कब्जे में है। इंडिया यहाँ से आसानी से अक्साई चीन तक पहुँच सकता है और कहा जाता है कि चाइना के इंट्रूजन की मेन वजह यही है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया डायरेक्ट रसाई हासिल करे अक्साई चीन तक, और इसी वजह से चाइना ने इस पूरे एरिया में एक प्लान के तहत इंट्रूजन की और मुख्तलिफ जगहों पे इंट्रूजन की। और ये रोड, दौलत बेग गोल्डी रोड, ये इंतहाई अहम है चाइना और इंडिया दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये मामला डिप्लोमेटिकली हल हो जाए, लेकिन चाइना पीछे हटने को राज़ी नहीं हुआ। 15 जून की रात को भारत की जो फोर्सेस वहाँ पे तैनात थी, उनकी एक रेजिमेंट के ऑफिसर कॉलोनल संतोष बाबू ने कुछ अपने आर्मी के जवानों को साथ लेके उस जगह पे चल पड़े जहाँ पे चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ था। जब वो वहाँ पे पहुँचे, अब वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के दरमियान इतनी हाथापाई हुई कि 20 से ज़्यादा इंडियन फ़ौजी मारे गए। और कहा जाता है कि बग़ैर गोली का इस्तेमाल किए डंडों, रॉड्स और कुछ तो फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंका गया और बेदर्दी से कत्ल किया। क्या ये वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी से बात करने गए थे या अपनी ज़मीन छोड़ाने गए थे? लेकिन जो भी हो, इनकी इस एग्रेशन की वजह से 20 से ज़्यादा इंडियन आर्मी के फ़ौजी बेदर्दी से मारे गए। चाइना के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जैसे कि चोरी, करेंसी मैनिपुलेशन और डंपिंग वगैरह, और कि कैसे चाइना मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके आजमा कर दुनिया के गरीब ममालिक को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनकी ज़मीन अपने कब्ज़े में कर लेता है। दुनिया जैसे कि अफ्रीकन ममालिक हो गए, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये ऐसे ममालिक हैं जिनको चाइना कर्ज़े देकर और फिर इन लोगों की ज़मीन अपने कब्ज़े में कर लेता है, क्योंकि लौटाने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं होता। ये चाइना के ऊपर काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम लगते रहे हैं। किस तरह चाइना इन गरीब ममालिक को कर्ज़े देकर फंसाता है, क्योंकि इनके पास लौटाने के लिए पैसा नहीं होता। या तो इनकी पोर्ट अपने कब्ज़े में कर लेता है या इनकी स्ट्रेटजिकली बहुत ही अहमियत वाली ज़मीन अपने कब्ज़े में कर लेता है। तो ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे चाइना पे। अब बात करें अगर इंडिया और चाइना के दरमियान ट्रेड की, तो इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है
वो बहुत ही इम्बैलेंस है। 2018-19 में चाइना ने इंडिया को $70 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, लेकिन वहीं सिर्फ $16.7 बिलियन का सामान इंडिया से इंपोर्ट किया। तो ये बहुत ही इम्बैलेंस ट्रेड है इन दोनों के दरमियान। चाइना और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2018-19 में $53 बिलियन का था। तो ये गैप बहुत बड़ा गैप है, जिसको इंडिया के काफ़ी इकोनॉमिस्ट जो थे वो कब से कह रहे थे कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। लेकिन ये इंडिया कैसे कर सकता है? इंडिया हर साल अपने स्मार्टफोन का 76% चाइना से इंपोर्ट करता है और 65 to 70% अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी चाइना से इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पे। आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि कैसे चाइना ने इंडिया को डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है इन प्रोडक्ट्स में। बॉयकॉट चाइना का नारा लगाने वालों को पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि अगर चाइना ने बैकफायर किया और उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया इंडियन प्रोडक्ट्स का और इंडिया से सामान ख़रीदना बंद कर दिया और भेजना भी बंद कर दिया, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा? क्या इंडियन इकोनॉमी ये अफोर्ड कर पाएगी कि चाइना से सामान बंद कर? अगर आज भी इंडिया चाइना से ₹1 का सामान भी ना ख़रीदे तो चाइना को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना की टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% इंडिया से आता है, बाकी एक्सपोर्ट बाकी ममालिक से है। क्या इंडियन इकोनॉमी जो पहले से ही मुश्किल हालात में है वो ये अफोर्ड कर पाएगी? इन सवालों के जवाब सबसे पहले ढूंढना है बॉयकॉट चाइना कहने वालों को। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।